हेलो दोस्तों। तो फाइनली एनएचपीसी जेई की वैकेंसी आ गई है और उसी के रिगार्डिंग हम लोग आज इस वीडियो में इस इंफॉर्मेशन को समझेंगे और देखेंगे इसमें कितनी वैकेंसी है, इसमें किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है, यानी बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर्म डालने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। इन तमाम चीज़ों को इस वीडियो में देखेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि मैं एनएचपीसी में ऑलरेडी जेई के पद पे कार्यरत हूँ, तो इसका प्रिपरेशन कैसे करना है, अगर आपका जॉब हो जाता है तो इसमें आपका लाइफ स्टाइल क्या होगा, कितनी सैलरी आपको मिलेगी और कौन कौन सी सुविधा है जो आपको मिलेगी, इन तमाम चीज़ों के बारे में और डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। डेली इसके रिगार्डिंग आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। फिलहाल आज हम लोग इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो जैसा कि ये देख सकते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको दिख रहा होगा, रिक्रूटमेंट टू नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट इन एनएचपीसी। नॉन एग्जीक्यूटिव मीनिंग जूनियर इंजीनियर। अब इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है, तो इसको हम लोग यहाँ देखते हैं। यहाँ ऊपर में जो भी है इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहाँ आप पढ़ सकते हैं। एक कंपनी के बारे में, एनएचपीसी के बारे में कुछ इसका बेसिक जानकारी है, कब इसकी एस्टेब्लिश किया गया, कब इसको लिस्टेड किया गया, इसका कितना पेड अप कैपिटल है, ये सब चीज़ें आपके काम की अभी नहीं है। आप जब ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद आपके काम की हो जाएगी। तो जो हमारे काम के वहाँ डायरेक्ट हम लोग पहुँचते हैं यहाँ पे। सबसे पहले देखते हैं पोस्ट कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहला पोस्ट है जो असिस्टेंट राजभाषा ऑफिसर, जो कि आपके काम का नहीं है तो हम लोग इसको डिटेल्स नहीं पढ़ते, आगे हम लोग बढ़ते हैं डायरेक्ट। हम लोग जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे चलते हैं डायरेक्ट। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे आगे देख सकते हैं सेकंड नंबर पोस्ट जो है जूनियर इंजीनियर सिविल, जिसका कि बेसिक 29,600 से लेकर 1,19,500 तक है। इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए सिविल के लिए, तो यहाँ देख सकते हैं फुल टाइम 3 ईयर डिप्लोमा, रेगुलर डिप्लोमा इन सिविल, यानी रेगुलर होना चाहिए 3 इयर्स का। वो भी मिनिमम मार्क्स कितना होना चाहिए, 60% यहाँ पे देख सकते हैं मार्क्स होना चाहिए आपका मिनिमम। और इक्विवेलेंट ग्रेड, अगर ओबीसी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस में है, और इक्विवेलेंट ग्रेड फॉर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एंड 50% मार्क्स, और इक्विवेलेंट ग्रेड फॉर एससी एसटी, यानी अगर आप जनरल से है, ओबीसी से है या ईडब्ल्यूएस से है, तो आपका मिनिमम मार्क्स जो है इस कैप में, अगर डिप्लोमा में आपका 60% है तब आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, अदरवाइज आप नहीं होंगे। उसी तरीके से अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूबीडी में है तो आपके पास मिनिमम जो मार्क्स होना चाहिए वो 50% होना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं एनी अदर डिसिप्लिन इक्विवेलेंट डिसिप्लिन आर नॉट एलिजिबल, यानी अगर सिविल के अलावा कोई अगर दूसरा आप रिलेवेंट डिसिप्लिन से आप डिप्लोमा किए हैं तो इस पोस्ट के लिए जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए अप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे नोट में हाईलाइट करके लिखा हुआ है, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक बीटेक बीई यानी बैचलर इन टेक्नोलॉजी और बैचलर इन इंजीनियरिंग विदाउट द इसेंशियल क्वालिफिकेशन दैट इज फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इज नॉट एलिजिबल अलाउड। यानी अगर आप बीटेक बीटेक या बीई किए हैं लेकिन डिप्लोमा नहीं किए हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन अगर आप डिप्लोमा करने के बाद बीई या बीटेक किए हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, इस बात को आप ध्यान देंगे। पोस्ट की संख्या की बात कर लेते हैं, यहाँ देख सकते हैं कुछ बैकलॉग की वैकेंसी है, कुछ करंट वैकेंसी है, और दोनों को मिला के यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल सिविल में जूनियर इंजीनियर के पद पे 109 वैकेंसी है। आगे हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिकल। क्योंकि जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे तो बेसिक तो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे भी क्वालिफिकेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। मिनिमम मार्क्स तो आपका वही चाहिए जो सिविल के लिए चाहिए, 60% अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस या जनरल से हैं, और 50% अगर आप एससी एसटी से हैं। लेकिन यहाँ पे कौन कौन से ब्रांच है जो एलिजिबल होंगे, यहाँ देख रहे हैं अगर आप इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा किए हैं, या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से किए हैं, या इलेक्ट्रिकल पावर से किए हैं, या पावर सिस्टम और पावर इंजीनियरिंग से किए हैं, यानी इनमें से किसी भी ब्रांच से, किसी भी डिसिप्लिन से अगर आप डिप्लोमा किए हैं तो आप जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल पोस्ट पे एलिजिबल है। और इसमें भी वैकेंसी काफ़ी अच्छी संख्या में देख सकते हैं, टोटल 46 वैकेंसी है, जिसमें से 2 वैकेंसी बैकलॉग की है, एक एससी और ओबीसी की, अब बाकी जो वैकेंसी है वो करंट वैकेंसी है। सेम चीज़ यहाँ पे है, हायर डिग्री अगर आपके पास है लेकिन अगर आप डिप्लोमा नहीं किए हैं तो आप एलिजिबल नहीं है जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे। लेकिन अगर आप डिप्लोमा करने के बाद बीई या बीटेक किए हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ब्रांचेज मेंशनड अबाउट आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन, मतलब इसमें से जो ब्रांच यहाँ मेंशन है इसमें से किसी भी ब्रांच से हैं तभी आप इलेक्ट्रिकल पोस्ट पे जूनियर इंजीनियर के लिए एलिजिबल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ देख सकते हैं
जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल पे सेम क्राइटेरिया है, यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जो 60 मार्क्स मिनिमम होना चाहिए, 50 मार्क्स। यहाँ पे जो है अगर आप किस किस डिसिप्लिन से है तो जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ देख सकते हैं अगर आप मैकेनिकल से डिप्लोमा किए हैं या प्रोडक्शन से किए हैं या ऑटोमेशन इंजीनियरिंग से किए हैं, यानी इस तीनों में से किसी भी डिसिप्लिन से अगर आप डिप्लोमा किए हैं तो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। हायर क्वालिफिकेशन का सेम रूल है। यहाँ वैकेंसी की संख्या यहाँ भी देख सकते हैं 49 है, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिकल। इसमें बैकलॉग की वैकेंसी इसमें भी 3 है और करेंट बाकी जो भी है वो करेंट वैकेंसी है। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन का भी इस बार वैकेंसी आया है, वो भी 17 संख्या में है, 17 संख्या है इसका। इसमें से कुछ बैकलॉग की है, कुछ प्रेजेंट वैकेंसी है, करेंट है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सेम है। आप यहाँ पे डिसिप्लिन को एक बार ध्यान से देखेंगे। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से डिप्लोमा किए हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स से किए हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से किए हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर से किए हैं या फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से किए हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, एंड इनमें से किसी भी डिसिप्लिन से अगर आप डिप्लोमा किए हैं तो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है। हायर क्वालिफिकेशन का यहाँ पे भी रूल आपका जो रहेगा सेम रहेगा। वैकेंसी की संख्या भी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 17, एक अच्छी खासी वैकेंसी मानी जा सकती है। अगला हम बात करते हैं सुपरवाइजर आईटी, इस पे एक ही पोस्ट है, वो भी करंट है, बैकलॉग की कोई वैकेंसी नहीं है। यहाँ पे थोड़ा क्वालिफिकेशन आपको देखना पड़ेगा। अगर आप ग्रेजुएट DOE A लेवल से किए हैं किसी भी गवर्नमेंट संस्थान से, वो भी 60% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के साथ, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और अदरवाइज अगर 3 साल का डिप्लोमा आप कंप्यूटर साइंस से किए हैं या IT से किए हैं तब भी जाके इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। या अगर आप BCA किए हैं या BSc कंप्यूटर साइंस या IT से किए हैं तब तब भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ देख सकते हैं सीनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी है, जो कि हमारे काम की है नहीं, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल्स आगे नहीं पढ़ेंगे। दूसरा वैकेंसी जो आपका हिंदी ट्रांसलेटर का है तो इसके भी हम लोग छोड़ देते हैं, जिनको जरूरत होगा वो अलग से इस नोटिफिकेशन को पढ़ लेंगे। अब इसमें और किन किन बातों का हमको ध्यान रखना है तो उसको हम लोग एक बार थोड़ा देख लेते हैं। ये सब हमारे किसी काम का है नहीं। और यहाँ पे हम लोग नीचे आते हैं, एप्लीकेशन प्रोसेस यहाँ पे आप ध्यान से देखते हैं। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल EWS OBC, यानी जो भी कैंडिडेट जनरल EWS और OBC है उनको 600 रुपया लगेगा एप्लीकेशन फी प्लस GST, यानी दोनों को अपने मतलब टैक्स प्लस टैक्स, और दोनों को ऐड करके टोटल आपको 708 रुपया लगेगा अगर आप OBC EWS और जनरल से हैं। और इसके अलावा अगर आप SC ST या PWBD हैं या एक्स सर्विसमैन हैं या फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, यानी आप बिल्कुल फ्री में फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ अप्लाई करने का प्रोसेस लिखा है तो आप NHPC की साइट पे जाके इसको इजीली जो लॉगिन सेक्शन है वहाँ से लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको डिटेल्स आप पढ़ना चाहें तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जैसे पिछली बार था सेम रहेगा। यहाँ पे पहले रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और अगर मेडिकली फिट पाए जाते हैं तो आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको क्या चाहिए तो 40% आना ही चाहिए। अगर आप जनरल OBC या जनरल EWS से हैं और SC ST या PWBD से हैं तो 35% मार्क्स आपका मिनिमम आना ही चाहिए, तभी जाकर आप इस एग्जाम के लिए क्वालिफाई होंगे। मिनिमम यानी आप इतना मार्क्स आने का मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन के लिए तो फिर कट ऑफ डिसाइड होगा, लेकिन इससे नीचे हैं आप तो फिर आप ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। यही प्रोसेस लिखा है कि आप अगर रिटन एग्जाम में क्वालिफाई कर जाता है फिर DB के लिए आपको बुलाया जाएगा, DB होने के बाद फिर फाइनली आपका प्रोबेशन बेसिस पे रख लिया जाएगा। उसके बाद 1 साल का प्रोबेशन पीरियड रहता है, उसके बाद फाइनली आपको परमानेंट बेसिस पे रख लिया जाता है। नेक्स्ट हम लोग टेस्ट सेंटर की बात करते हैं। इसको यहाँ पे देख सकते हैं अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, ईटानगर, जम्मू कश्मीर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पुणे, जयपुर, रांची, यानी इन तमाम सेंटर पे इसका एग्जाम होने वाला है। तो आप अपना नियरेस्ट सेंटर आप चूज कर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न भी लगभग क्या बिल्कुल सेम ही है जैसा कि पिछला बार हुआ था। टोटल 140 नंबर 140 क्वेश्चन रहेगा MCQ, जो कि आपका कंसर्न डिसिप्लिन से रहेगा। पर अगर आप सिविल से है तो सिविल ब्रांच का रहेगा, इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल का रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स से है तो इलेक्ट्रॉनिक्स का रहेगा। 30 क्वेश्चन रहेगा जनरल अवेयरनेस का और 30 क्वेश्चन रहेगा रीजनिंग का।
इसको कैसे तैयारी करना है, क्योंकि मैं जैसा कि बताया खुद एनएचपीसी में सेलेक्टेड हूँ, तो इसके डिटेल्स वीडियो हम मैं आगे आपको बनाता रहूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। बाकी कमेंट के द्वारा कुछ डाउट बनता है तो पूछ भी सकते हैं। राजभाषा का क्या है डिसिप्लिन, तो उसका हम लोग यहाँ पे चर्चा नहीं करते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पे इसको आप पढ़ लीजिएगा, उतना खास आपको जरूरत पड़ेगा नहीं, क्योंकि 30 ईयर्स इसका यहाँ पे हम लोग एक बार एज क्राइटेरिया था, देख लेते हैं। हाँ 30 ईयर्स मैक्सिमम एज जो है 30 ईयर्स तक है, तो मतलब कि आप ये ध्यान रखेंगे। बाकी अपने ओबीसी जो भी कास्ट है तो उसका नोटिफिकेशन में आप एक बार इसको ध्यान से देख लेंगे कि आप के लिए कितना रिजर्वेशन बन रहा है। तो ठीक है, इस वीडियो में हम लोग इतना ही। उम्मीद है आपको इस वीडियो में जो भी जानकारी बताया कि आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना वो समझ में आया होगा। बाकी फिर भी कुछ अगर डाउट रहता है तो आप टेलीग्राम चैनल पे या फिर यहाँ कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। और उसका तैयारी कैसे करना है, जैसा कि मैंने बताया, इन सब चीज़ों के बारे में जानता है, लाइफ स्टाइल जॉब होने के बाद कैसा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इस पे आपको आगे आने वाले दिनों में वीडियो कंटिन्यू मिलेगा। थैंक यू।